गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरे साथियों, आप लोगों के लिए डेली इस चैनल के माध्यम से लुसेंट और क्या बुक और एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो मेरे साथियों हर एग्जाम के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंस हो रहा है। आप लोग इस कंटेंट को देखिए, कितना बढ़िया बढ़िया जो है प्रश्न लेकर आते हैं फ्रेंड्स, और ये इंपॉर्टेंस होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल लेवल की एग्जाम की बात करेंगे, जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे बात करेंगे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया मेरे भाई, और स्टेट गवर्नमेंट में जो हो गया बिहार का एसआई हो गया, दरोगा हो गया, यूपी का हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ये सारे जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंस है ये सारी क्लास। ठीक है, तो आप लोग कंटेंट को देखिए, क्लास को देखिए, और आप लोगों से छोटा सा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास जो भी ग्रुप्स होंगे उस ग्रुप में ये लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्लास का फर्स्ट और शानदार सा प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम कहिएगा तो बड़ा कर देंगे, जूम कर देंगे, जिससे आप लोगों को बहुत परफेक्ट तरीका से जो होगा दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई समस्या होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तभी तो हमको आइडिया मिलेगा ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो भाई जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर ये जो लेक्चर था बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा भाई जूम कर देते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत परफेक्ट तरीका से दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया फाला में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए जोबियन प्लेनेट, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है जोबियन ग्रह नहीं है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है भाई। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट विकल्प की बात करेंगे, मार्स यानी मंगल का, ये जोबियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। जोबियन ग्रह नहीं आता है। जोबियन ग्रह के मतलब क्या होता है? दानव का ग्रह होता है मेरे साथियों। जोबियन ग्रह के मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसके मतलब होता है दानव ग्रह होता है। ठीक है, इसको दानव ग्रह भी बोला जाता है। और दानव ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस आता है। लेकिन यहाँ पे भाई मंगल से यानी मार्स की बात करेंगे, ये नहीं आता है। मंगल जो है मेरे भाई एक प्रकार का स्थलीय ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड यहाँ पे प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न दिया गया कि हाउ मेनी ईयर एगो डिड दी बिग बैंग ऑकर, यानी बिग बैंग की घटना जो है कितने वर्ष से पूर्व हुआ था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो आप लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी 13.7 अरब वर्ष पूर्व याद रख लीजिएगा। यानी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अगर बात करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 13.7 अरब वर्ष से पूर्व हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, जो यहाँ पे थर्ड नंबर प्रश्न है भाई, देखिएगा ध्यान से कि विच टाइप ऑफ रॉक इज कोल एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कोयला जो है निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बी ऑप्शन को अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सादी सेल का, ये बिल्कुल सही जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना मेरे इंग्लिश वाले साथी, और सादी सेल को आप लोग ऐसा ही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भैया कोयला जो है अवसादी सेल का एक उदाहरण माना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह जो होता है पौधे के अवशेषों के अवशेष जो होते हैं, जिसमें जमा और दबा होता है, उसी के निर्माण से बनता है। ठीक है, तो भाई बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करते हैं। चौथा यहाँ पे भाई प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत जो है उसका कितना है। हीलियम गैस के अनुसार आयतन का प्रतिशत पूछा गया है भैया, कितना है। ठीक है, तो अगर हम लोग सी ऑप्शन की बात करेंगे साथियों, 0.0005% जो है ये वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में हीलियम गैस का आयतन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे पांच प्रश्न पे। यहाँ पे पांच प्रश्न दिया गया कि सारगासो सागर किस महासागर का एक भाग है। सारगासो सागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग माना जाता है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। सारगासो सागर जो है ये मेरे भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग माना जाता है। तो डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, अटलांटिक ओशियन को सही कर लीजिएगा, ओशन हो जाता है। इसके आगे बात करेंगे, छह प्रश्न है भाई कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र जो है अलग करता है। तो मेरे साथियों आप लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10 डिग्री चैनल याद रख लीजिएगा। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी देखिएगा भाई, कितना मस्त मस्त प्रश्न है सारे ये। 7 प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। ये भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न है भाई। ठीक है, कश्मीर घाटी जो है निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई। और यहाँ पे तो मैसेज आ रहा है भाई, थोड़ा सा हम इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है,
हाँ, बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को मेरे भाई आप लोग सही कर लीजिएगा, बृहत हिमालय और पीर पंजाल को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, बृहत हिमालय और पीर पंजाल को आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके भाई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिएगा, पूंचपाद। ठीक है, पूंचपाद, पूंचपाद यहाँ पे होगा। ठीक है, पूंचपाद परियोजना जो है किस नदी पर स्थापित की गई है? तो सही ऑप्शन को आप लोग मेरे भाई सही कर लीजिएगा। पूंचपाद परियोजना जो है मेरे भाई ये पेरियार नदी पर स्थापित किया गया। पेरियार नदी कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ पे है मेरे भाई? तो पेरियार नदी जो है केरल में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 9 पे। 9 प्रश्न है भाई कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है भाई? टीन का अधिकांश उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। प्रश्न 10 की बात करेंगे, एक महावीर ने अपना उपदेश से किस भाषा में दिए थे? तो महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे भाई? प्राकृत भाषा में दिए थे। तो बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 11 शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? तो विदिशा का नाम आता है। किसका नाम आता है फ्रेंड्स? यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, विदिशा को आप लोग याद रख लीजिएगा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है कि चेंदी वंश का संस्थापक कौन थे? चेंदी वंश का संस्थापक खारवेल थे। मेरे साथियों ए ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। भाई खारवेल थे। चेंदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो चेंदी वंश के संस्थापक खारवेल, खारवेल या महामेघावान, ये दो तरह का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई आप लोग महामेघावान को आप लोग सही कर लीजिएगा। खारवेल नहीं हो जाएगा, खारवेल तो नहीं होगा, गलत जाएगा। यहाँ पर आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, मेघवाहन को सही कर लीजिएगा। चेंदी वंश का शासक कौन था? महामेघवाहन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे मेरे भाई सही जाएगा। आगे बात करेंगे 13 प्रश्न पे। 13 प्रश्न दिया गया कि प्रथम हुर्ण आक्रमण किसके समय में हुआ था? प्रथम हुर्ण आक्रमण जो है ये किसके समय में हुआ था? तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। कब हुआ था भाई? किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में प्रथम हुर्ण आक्रमण जो हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 14 प्रश्न पे। 14 प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? ये भी बढ़िया सा प्रश्न है। तो 1025 यहाँ पे सही जाना चाहिए। 1025 जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन में ये दिया गया है साथियों, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 15 प्रश्न है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ये भी प्रश्न मेरे भाई बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, सल्तनत काल का बात आता है तो सल्तनत काल का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था भाई? तो सल्तनत काल का जो शासक था मेरे भाई फिरोज शाह तुगलक था कि सिकंदर लोदी था भाई, ये दिमाग में होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक दिया गया है, मोहम्मद तुगलक दिया है, सिकंदर लोदी दिया गया है और बहलोल लोदी दिया गया है। तो मेरे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा, सिकंदर लोदी का नाम आता है सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर में कोई हिस्सा नहीं लिया था, तो सिकंदर लोदी नहीं लिया था। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है मेरे भाई कोई हिस्सा नहीं लिया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे भाई 17 प्रश्न है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध मेरे भाई कब हुआ था? तो डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, 1555 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? तो सरहिंद का जो युद्ध हुआ था मेरे साथियों 1555 ईस्वी में हुआ था। तो डी विकल्प जो होगा मेरे साथियों यहाँ पे आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा भाई 18 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 18 प्रश्न भाई, थोड़ा सा 18 यहाँ पे प्रश्न है भाई कि पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद जो है फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, तो हुसैन इब्न अली वैज, आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन में देख सकते हैं, हुसैन इब्न अली वैज के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन को आप लोग मेरे भाई सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। 19 प्रश्न की बात करेंगे भाई, मुगल बादशाह के द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि किसे दी गई?
मुगल बादशाह के द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये भी मेरे भाई बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा चिनकिलिच खान को, किनके भाई? तो चिनकिलिच खान को दिया गया था ना, बी ऑप्शन को सही करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को किस वर्ष लागू किया गया था? तो भाई आप लोग याद रख लीजिएगा 1793 ईस्वी में किया गया था, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था, 1793। भूलिएगा मत भाई, इंपॉर्टेंस प्रश्न है ये। 21 प्रश्न देखिएगा, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? आत्मेराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स किया गया था? सॉरी, आत्माराम यहाँ पे दिया गया है, महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम दिया गया है, तो इसे आप लोग महादेव गोविंद रानाडे को सही करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप लोग सही करिएगा मेरे भाई, महादेव गोविंद रानाडे को आप लोग सही कर लीजिएगा कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 32 प्रश्न है 22 नंबर की, मद्रास की संधि किनके बीच हुआ था? मद्रास की संधि किनके बीच हुआ था भाई? तो ये हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था भाई मद्रास की संधि? तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। 23 प्रश्न की बात करेंगे भाई, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कौन थे भाई? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी जी थे, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 24 प्रश्न है कि कागजी मुद्रा और कृत्रिम मुद्रा क्या है? आर्टिफिशियल जो मनी है ये क्या चीज है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि कागजी मुद्रा और कृत्रिम मुद्रा क्या है भाई, ये बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को मेरे भाई सही कर लीजिएगा, विशेष आहरण अधिकार हो जाएगा, ठीक है। विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर इसको बोला जाता है, एसडीआर यानी इसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे भाई जो होगा सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर प्रश्न कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन जो है शामिल नहीं है? केंद्रीय बजट की बात किया गया, बहुत प्यारा सा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप लोग ए को सही करिएगा, इन्वेस्टमेंट दिया गया है ना, निवेश को दिया गया है, इसे हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। ये जो है केंद्रीय बजट में फ्रेंड्स पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल इसको नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कितना शानदार सा प्रश्न है भाई। यहाँ पे 26 से प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन में से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या भी कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेडोकोसस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बढ़िया सा प्रश्न, बहुत शानदार सा ये साथियों प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है जस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? जस्टिन के द्वारा लिखा गया। बहुत शानदार सा प्रश्न है भाई, इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। 27 प्रश्न देखिएगा कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? जब कोई भी देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, क्या करता है भाई? डिवैल्यूएट करता है, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या, इसका इफेक्ट देखने को क्या मिलता है? बहुत बढ़िया सा सुंदर सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथियों आयात जो होता है सस्ता हो जाता है, इम्पोर्ट से बिकम दी चीज यहाँ पे गलत जाएगा, ठीक है। आयात सस्ता नहीं होता है, निर्यात, हाँ ये बात करेंगे तो मेरे भाई सही जाएगा। निर्यात जो होता है ना सस्ता हो जाता है, ये मेरे भाई सही जाएगा। और आयात भी महंगा हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही जा रहा है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि आजादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का जो है अवमूल्यन किया गया है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है भाई। तो बात करेंगे साथियों, आप लोग बी ऑप्शन को सही करिएगा, 3 बार किया गया। कितना बार भाई? तो 3 बार किया गया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न पे, 29 नंबर प्रश्न है भाई कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं भाई, कौन शामिल नहीं होते? तो बात करेंगे शामिल होते हैं, यानी विशेष आहरण अधिकार होगा, ये तो मेरे भाई सही जाएगा, ये बिल्कुल सही जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। IMF के पास रिजर्व कोष, जिसको रिजर्व फंड भी बोला जाता है, IMF, स्वर्ण भंडार और विदेश से परिसंपत्तियां, पहला भी सही जाएगा, दूसरा भी सही जाएगा, तीसरा भी सही जाएगा, चौथा भी सही जाएगा। तो हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रश्न 30 है कि भारत में उन्नी वस्त्र की पहली मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? उन्नी वस्त्र की पहली मिल कहाँ पे भारत में स्थापित
किया गया था फ्रेंड्स। तो भाग आप लोग कानपुर को सही करिएगा, ऑप्शन नंबर ए भाई यहाँ पे सही जाएगा ना, कानपुर को आप लोग सही कर लीजिएगा। तो भारत में जो ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था, कानपुर शहर में स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। अगला प्रश्न है भाई कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं, शक्तियों का कठोर पृथक्करण गलत जाएगा। दोहरी कार्यपालिका की बात करेंगे, ये बिल्कुल सही जाएगा। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य को संबंध बना के रखना, ये भी सही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 32 प्रश्न पे। 32 प्रश्न है भाई कि निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में नहीं है। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन नहीं है। यह असीमित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह अस्थायी भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह वाद योग्य नहीं होता है, ये भी सही बात है। यानी यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 33 प्रश्न पे। 33 प्रश्न देखिएगा, यह कह रहा है कि यह एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अधूरा है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित रखता है। प्यारा सा प्रश्न है, तो आर्टिकल 32 से रखता है। आर्टिकल 32 से जो है फ्रेंड्स ये संबंधित रखता है। ठीक है, जो संवैधानिक का उपचारों का उपचार देता है, जो संवैधानिक का उपचार देता है, यह आर्टिकल 32 है। ओके, तो सी ऑप्शन मेरे भाई सही जाएगा। संवैधानिक का उपचार कौन सा आर्टिकल में होगा, आर्टिकल 32 में हो जाएगा, ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। 34 प्रश्न है भाई कि निम्न में से कौन जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। तो लोकसभा के और राज्यसभा के जो संयुक्त बैठक को बुलाता है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। बी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। 35 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यवादी की नियुक्ति किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा मेरे साथियों कि महान्यवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76। ओके, भूलना नहीं होगा, 76 महान्यवादी की नियुक्ति। 36 प्रश्न है भाई कि भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन जो होता है अनिवार्य समझा जाता है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है भैया, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि भारत की जो संचित निधि होता है उसमें से धन निकालना होता है, तो किसका अनुमोदन अनिवार्य जो होता है भाई, तो हमारे जो होते हैं संसद यानी पार्लियामेंट का लेना अनुमति बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरे भाई सही यहाँ पे जाना चाहिए। आगे बात करेंगे भाई, अगला प्रश्न देखिएगा 37 प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, देखिएगा 38 प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बात करेंगे मेरे भाई सी ऑप्शन का कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ये जो है सदिश राशि नहीं हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 39 है, ये भी मस्त प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता को केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा कैसा बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, समान आकार का बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और समान आकार का बनेगा, तो सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। 40 प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है भाई, तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। एल्युमिनियम जो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ है। और अगला देखिएगा प्रश्न है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो भैया किसके द्वारा दिया गया था, तो मेरे भाई हाइगेंस का नाम आता है ना, किसका नाम आता है, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। सी विकल्प यहाँ पे सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में फ्रेंड्स उपयोग किया जाता है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है भाई, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 43 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है, तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई तांबा है, जस्ता है भैया और निकेल हो जाएगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया गया है कॉपर जिंक निकेल, आप लोग इसे सही करिएगा। जर्मन सिल्वर के जो मिश्र धातु होते हैं तांबा होते हैं, जस्ता होते हैं और निकेल होते हैं, डी ऑप्शन सही जाएगा।
44 प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 और CO से भिन्न करता है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, कौन सा जो प्रॉपर्टीज है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड से ये अलग करता है। प्यारा सा प्रश्न है, तो आप लोग सी ऑप्शन को सही करिएगा। प्रकाश की उपस्थिति में जल से किया गया जो व्यवहार होता है ये इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो मेरे भाई यह सही ऑप्शन सी ऑप्शन जाएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पे 45 प्रश्न है कि स्टार फिश किस संघ के जंतु हैं। स्टार फिश, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, इकाइनोडोमेटा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया इकाइनोडर्मेटा को आप लोग सही करिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। तो स्टार फिश किस संघ का जंतु है, इकाइनोडोमेटा को सही करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करेंगे, क्वासिओकर तथा मैरिस्मस रोग जो होता है किसकी कमी से होता है। क्वासिओकर और मैरिस्मस जो होता है रोग ये किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है भैया, तो याद रख लीजिएगा प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है भाई, ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखना होगा, क्वासिओकर। ठीक है, 47 प्रश्न है कि विटामिन B3 जो होता है किसके उपचायक में सहायक होते हैं। विटामिन B3 जो है ये किसके उपचायक में सहायक होता है, तो आप लोग ये ऑप्शन को सही करिएगा, ट्रिप्टोफैन और अमीनो अम्ल आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्लों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस का नाम आता है, किसका नाम आता है, हाइपोथैलेमस का नाम आता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, 49 से प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन का नाम आता है। कौन सा हो जाएगा, नहीं एब्सिसिक एसिड है ना भाई, साइटोकाइनिन नहीं है, एब्सिसिक एसिड है। साइटोकाइनिन कहाँ से होगा, ये तो अलग हो जाएगा ना, वृद्धि रोधक हार्मोन ये नहीं है, साइटोकाइनिन नहीं है, एब्सिसिक एसिड करिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे भाई सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है, तो वह होता है अमाशय से होता है, स्टोमक होता है, पेट से होता है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन कहाँ से होता है, अमाशय से होता है, प्रारंभ होता है। तो मेरे भाई 50 प्रश्न बहुत दर्दनाक थे, कैसे आप लोगों को ये क्लास लगेगा कमेंट करके बताइएगा कैसे आप लोगों को ये क्लास लगा। थोड़ा सा सिस्टम हैंग करा था तो उसके लिए खेद है भाई, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू भाई।